आपको ये तो पता ही होगा कि 322 ईसा पूर्व में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को ध्वस्त करके मौर्य वंश की स्थापना की और अखंड भारत का निर्माण किया, जहाँ पहले अखंड भारत के सम्राट बने चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई आक्रमण होने लगे, भारत छिन्न भिन्न हो गया। तब वे सम्राट आए जिन्होंने किसी भी भारत के राजा का अपेक्षाकृत सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और अखंड भारत की स्थापना किया, जिन्हें आज हमारी किताबी पुस्तकों में पढ़ाया तक नहीं जाता, जिनको केवल कल्पना का पात्र ही मान लिया जाता है। वे थे उज्जैन नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। उज्जैन नरेश सम्राट विक्रमादित्य की राज्य की सीमा इतनी बड़ी थी जो अफ्रीका महाद्वीप तक जाती थी, जो यूनान तक जाती थी। उन्होंने किसी भी राजा के मुकाबले सबसे बड़ा साम्राज्य की स्थापना की और अखंड भारत की स्थापना की। जहां उज्जैन के नरेश सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की, जिसे 56 ईसा पूर्व का समय माना जाता है, जिस समय अन्य धर्मों की स्थापना नहीं हुई थी, जिस समय अन्य देश आदिवासियों की तरह भटक रहे थे, उस समय सम्राट विक्रमादित्य भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का संचालन कर रहे थे। सम्राट विक्रमादित्य का ही शासनकाल भारत का स्वर्णिम काल था, जिसमें भारत सोने की चिड़िया बनना प्रारंभ हुई। लेकिन इतिहास में हमें पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया जाता है कि गुप्त काल भारत का स्वर्णिम काल था, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के बाद आया था, जबकि असल में सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल ही भारत के स्वर्णिम काल का आरंभ था। लेकिन इनके बारे में पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि अगर इनके बारे में पढ़ा देंगे तो जो इतिहास लिखे उनके विधर्मी जो शासक थे उनकी औकात कम नहीं हो जाएगी। तो सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने ही करवाया था, जहाँ इस मंदिर की ऊंचाई 200 फीट से भी अधिक थी और मंदिर के सामने 100 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाला भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान थी, जिसे मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त कर दिया था। सम्राट विक्रमादित्य ने ईसा के जन्म के 56 वर्ष पूर्व ही विक्रम संवत की स्थापना की थी। इसीलिए हमारा भारतीय कैलेंडर जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर के मुकाबले 56 वर्ष आगे चलता है। सम्राट विक्रमादित्य इतने वीर, इतने महान शासक हुए कि इनका नाम विक्रमादित्य उपाधि बन गया और एक उपाधि के रूप में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाना शुरू कर दिया। जहाँ सम्राट विक्रमादित्य के बाद ही जब गुप्त वंश आया, वहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को उपाधि धारण करके अपना नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रखा। जहाँ सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल के बाद गुप्त वंश की शुरुआत हुई, गुप्त काल, जिसे हमें भारत के पाठ्य पुस्तकों में भारत का स्वर्णिम काल बताया जाता है। तो गुप्त साम्राज्य और गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य को उपाधि धारण की, जिससे उनका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में जाना जाता है। जहाँ सम्राट विक्रमादित्य के चरित्र में और जीवन में इतनी सारी अविश्वसनीय घटनाएं हैं जिनको किताबी पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता, इसीलिए इनका वर्णन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में आपको मिलेगा और कई पुराणों में मिलेगा। इस कार कई इतिहासकार तो इन्हें काल्पनिक में बता देते हैं। इतने महान सम्राट हमारे भारत के, इनके बारे में हमें पढ़ाया तक नहीं जाता। और कुछ इतिहासकार और कुछ लोग कहते हैं कि मुग़लों के आने के बाद, अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत का विकास हुआ। तो जिस समय तुम लोग झुग्गी झोपड़ी में घूम रहे थे, जिस समय वो लोग आदिवासी के जीवन जी रहे थे, उस समय हमारे सम्राट विक्रमादित्य दिग्विजय अभियान कर रहे थे। सम्राट समुद्रगुप्त दिग्विजय अभियान कर रहे थे। भारत सोने की चिड़िया था उस समय। और आके बाबर जैसे लोग लिखते हैं आके कि भारत में रहन सहन रहने की ढंग की परंपरा नहीं है। आप इतिहास पढ़ के देखिए, ऐसे ऐसे महान सम्राट और साम्राज्य मिलेंगे भारतवर्ष में जिन्होंने पूरे विश्व पे शासन किया। और ये अंग्रेजी इतिहासकार सम्राट समुद्रगुप्त को क्या बताते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो सम्राट समुद्रगुप्त के 1400-1500 वर्ष बाद नेपोलियन हुआ था। तो उसे जाके कहो ना कि समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस, जहाँ का भी था वो। लेकिन मैं कई चैनलों को, कई भाइयों और बहनों को कहते सुना है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया थे। गर्व से कहते हैं वो लोग, जैसे कि बहुत बड़ा पद मिल गया हो उन्हें। भाई सच्चा इतिहास जाके पढ़ो, सच्चा इतिहास देखो क्या है।